हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे हैं लाख कल्चर की, जिसके अंदर हमने पिछले दो पार्ट में पढ़ा था कि किस प्रकार से ये लाख का कल्चर करने के लिए कौन सी उत्तम किस्म इसकी स्पीसीज होती है। फिर अपन ने पढ़ा कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। फिर अपन ने इसके लिए ये पढ़ा कि इसका पोषक जो न्यूट्रिटिव प्लांट्स जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। अब आज अपन बात करेंगे इसके लास्ट पार्ट की, और उसमें है कल्टीवेशन, लेक कल्टीवेशन। तो लेक कल्टीवेशन नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही टाइप का होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो लाख कल्टीवेशन होता है वो टू टाइप का होता है। पहला होता है नेचुरल और सेकंड होता है आर्टिफिशियल। उससे पहले अपन ये देखते हैं कि जो लाख कल्टीवेशन है या जो इसकी खेती की जाती है वो बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, जिससे अपन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस कठिन प्रक्रिया को समझने के लिए अपन को इसका अत्यधिक अध्ययन करना पड़ता है, इसको समझने की आवश्यकता है, और सब इसकी पूरी विधि को समझकर ही अपन इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका कल्टीवेशन आता है वो आता है नेचुरल कल्टीवेशन या नेचुरल मेथड। नेचुरल कल्टीवेशन, तो नेचुरल कल्टीवेशन की अपन बात करते हैं तो नेचुरल कल्टीवेशन के अंदर इसका जो निफ्स है, प्राइमरी और फाइनल जो निफ्स है, ये क्या करते हैं स्वार्मिंग के लिए। स्वार्मिंग के लिए क्या करते हैं प्लांट्स पे, और प्लांट्स कौन सा न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव प्लांट पे स्वार्मिंग के लिए क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, और उनकी टहनियों पर क्या जाकर बर्ड्स पर, ये जो उनकी कॉमन बर्ड्स होती है, टहनियां जो होती है, उन पे एकत्रित होकर वहां पे क्या करते हैं स्वार्मिंग करते हैं। और स्वार्मिंग के द्वारा उनका न्यूट्रिटिव जूस जो होता है, प्लांट जूस, को सक करते हैं, और इस सक के द्वारा पोषण प्राप्त करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेजिन प्रोड्यूस करते हैं। ये रेजिन ही हकीकत में क्या होती है, लाख होती है, जिसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, और रेड कलर, अब देखो रेड कलर को जब प्यूरिफाई किया जाता है इसको, तो उसके बाद में इसकी बटन तैयार किए जाते हैं या बटन लैग तैयार किया जाता है। इन बटन लैग या फिर सीड तैयार की जाती है इसकी, और इन दोनों को जब वाटर में घोला जाता है तो इनका कलर तो अलग हो जाता है, और ये कैसे हो जाते हैं, व्हाइट। और जब अपन गुणवत्ता की बात कर रहे थे तो गुणवत्ता के अंदर कैसा लाख अत्यधिक गुणवत्ता युक्त था, व्हाइट वाला। क्यों? क्योंकि इसकी बाइंडिंग फॉर्म जो होती है वो अत्यधिक होती है, इसीलिए यहाँ पे अपन गुणवत्ता की बात करते हैं तो कौन सा आता है, व्हाइट। और इस वक्त ये किस टाइप का लाख हो जाता है, सेल लाख हो जाता है, सेल लाख, जो जनरली किसके द्वारा बनाया जाता है, फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो अपन किस प्रकार का लेक कल्चर क्यों करते हैं, सेल टाइप का लेक प्राप्त करने के लिए ही लेक कल्चर करते हैं। अब स्वार्मिंग के लिए जब ये प्लांट पे सर्वाइवल करते हैं और स्वार्मिंग की क्रिया शो करते हैं, तो सबसे पहले अब नेचुरल फॉर्म के अंदर अपन नेचुरल कलेक्शन या कल्टीवेशन या मेथड की बात करते हैं। तो नेचुरल मेथड के अंदर अगर ये जो लेक है या अभ्रक जिसे कहते हैं, लेक कीट या अभ्रक कीट जो है, ये क्या करते हैं उसी पादप पोषक पादप पर, कौन से पादप पर, जिस पर इनके जनक क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो अपन कह सकते हैं प्राकृतिक विधि में लाख कीट उसी पादप पर वृंदन या स्वार्मिंग किसे कहते हैं,
करते हैं जिस पर पहले से ही उनके जनक उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक विधि के अंदर लाभ के उसी पादप पर वंदन या स्वामिन करते हैं जिस पर पहले से ही उनके जनक उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर अपन कहे कि पादप पोषक पर जब ये वृंदन या स्वामिन करते हैं तो उस पर पहले से ही कीट क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिसके कारण उसमें पोषक की कमी आ सकती है, पोषक की कमी आ सकती है। ठीक है, उनके पोषक गुणों में, उनके पोषक गुणों में कमी आ सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ उनके जो शिकारी प्राणी है, शिकारी प्राणी वो अत्यधिक उपस्थित हो सकते हैं। उपस्थिति, शिकारी प्राणियों की अत्यधिक उपस्थिति। क्यों? क्योंकि शिकारी प्राणी जो है, जो शिकारी जंतु जो है, उनको पता है कि इस प्रकार का जो उनका फेवरेट या जो उनका इच्छित भोजन लाख कीट के रूप में अगर वो खाते हैं तो उनको पता रहेगा कि इस पादप पे ये सर्वाधिक संख्या में है, तो इसीलिए उनका शिकार भी सर्वाधिक मात्रा में हो सकता है। साथ ही साथ उनके पोषक पदार्थों में कमी आ सकती है, पोषक गुणों में कमी आ सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो है वो है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर जो है उसमें क्या होगा, आपदा प्रबंध जो आएगी उसमें जैसे कि अचानक अत्यधिक बारिश, या प्रकाश की, सूर्य की किरणें, जैसे प्रकाश में तीव्रता, या सूखा, बाढ़, ऐसी अचानक आपदाएं आने पर ये जो लाख कीट है या जो अभ्रक है, ये इन आपदाओं से बचने में असफल होते हैं। और अगर बच भी गए तो वो क्या होंगे, पोषक पादपों में पहुंचने से इनके पहुंचने में देरी हो जाएगी, जिसके कारण एक तो अपन समय पे लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और दूसरा सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होगी वो ये होगी, बड़ी आपदा जो ये आएगी कि अभ्रक सही समय पे पोषक पादप पे नहीं पहुंचने के कारण इनकी जो मृत्यु दर होगी उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि इसकी मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। इसीलिए इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सेकंड जो मेथड हुआ, या जो सेकंड मेथड का जो ओरिजिन हुआ वो हुआ आर्टिफिशियल कल्टीवेशन। अब आर्टिफिशियल, ये तो ये नेचुरल, यानी कि उसी प्लांट में, जिस प्लांट में क्या होगा, जनक उपस्थित होंगे। अब देखो आर्टिफिशियल के अंदर भी सेम यही है कि प्राकृतिक विधि में या आर्टिफिशियल विधि में लाख के उसी पादप पर वर्धन या स्वामिन करेंगे जिस पर पहले से उनके जनक उपस्थित होंगे। लेकिन आर्टिफिशियल कल्टीवेशन में चेंज क्या हुआ उसको देखिए कि अपन ये देखो, यहाँ पे बात करते हैं अपन उनके पोषक पादपों की। अब जो उनका प्राकृतिक पादप है वो बेर है, ठीक है, जिसपे क्या कर रहे हैं, ये स्वार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन अब ये इनका पोषक पादप है,
जिसपे ये पहले से प्रेजेंट है। अब आर्टिफिशियल में भी यही होगा और इस पे भी ये स्वार्मिंग करेंगे, लेकिन अपन क्या करेंगे कि अदर जगह से, दूसरी जगह से जो बेयर होंगे यानी कि जो इनके पोषक पादप होंगे उनकी टहनियां काट कर लाएंगे। कौन सी वाली? जो स्मूथ, जो गुद्देदार या सकड़ लैंड होंगी, ठीक है, सगिंग लैंड जो होगी, वो सभी टहनियों को काट कर अपन क्या करेंगे, इस इनके नेचुरल पादप पे, नेचुरल पोषक पादप पे अपन उनको अलग अलग जगह बांध देंगे, ठीक है, जिसपे क्या होगा, ये अभ्रक या लाख कीट या लाख इंसेक्ट जो है स्वार्मिंग के लिए जैसे ही इन पे पहुंचेंगे, तो जैसे कि ये कोई टहनी है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्वार्मिंग कर रहा है एनिमल, ठीक है। तो अपने क्या किया कि जो इनके बेर है, जो इनका पोषक पादप है, या ऐसे अलग से, जैसे अपन कुछ अपन बात कर रहे थे, और भी इनके जो है वो है, जैसे कि पीपल, साल का पादप जो था, इन ये सभी पोषक पादपों के रूप में अपन यूज करते हैं। तो इनकी टहनियों को काटकर अपन ने क्या किया, इनके नेचुरल पादप पे जगह जगह पे बांध दिया उनको, ठीक है, और एक जगह पे 4-5 टहनियों को बांध दिया। अब जैसे ही ये इंसेक्ट, कौन सा, लेक इंसेक्ट, जैसे ही स्वार्मिंग के लिए यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा, भोजन करते करते इनको भी भोजन के रूप में प्रिफेयर करने लग जाएगा, ठीक है, जिसके कारण इनको आर्टिफिशियल रूप से भी यहाँ पे भोजन प्राप्त होगा, जिससे इनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, ठीक है। छोटे छोटे भागों में काट कर, अब जो टहनियां जो लाएंगे वो अपन क्या करेंगे, उनको लगभग सेंटीमीटर लॉन्ग तक उनकी छोटी छोटी कलम टाइप में काटेंगे और उनको पादपों पे बांध देंगे, और बांधेंगे इस तरह कि वो बहुत ज्यादा जगह से, उस, जैसे कि ये नेचुरल टहनी है और ये आर्टिफिशियल टहनी ला रहा हूं मैं, जो दूसरी जगह से कटिंग करके टहनी ला रहा हूं, अब ये यहाँ पे ऐसे अलग अलग जगह पे अटैच करें इसको, ऐसा नहीं कि यू बांध दिया और यहाँ पे अपन उसको स्वार्मिंग करवा रहे हैं, ठीक है। अब अलग अलग, जैसे ये कोई टहनी की जगह मैंने बांधी, यहाँ से अटैच हो रही है, यहाँ से, और कुछ अलग यहाँ से अटैच हो रही है। अब देखो, ये स्वार्मिंग के लिए जो भी प्राणी आएगा वो क्या करेगा, यहाँ अगर स्वार्मिंग कर रहा है तो वो धीरे धीरे इस पे भी क्या करने लग जाएगा, स्वार्मिंग करने लग जाएगा, पोषण प्राप्त करने लग जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वो अलग अलग जगह से छूनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन टहनियों को ऐसे स्थानों पर बांधना चाहिए जहां पे स्वार्मिंग के लिए अभ्रक या लेक इंसेक्ट बहुत ज्यादा तादाद में हो, और एक जगह पे लगभग 4 से 5 छोटी छोटी टहनियां बांधनी चाहिए, जिसके कारण वहां पे उनके भोजन में लगातार, भोजन की क्वांटिटी लगातार बनी रहे, भोजन में कमी नहीं आए, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे लाख, इनका स्वार्मिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, लाख का उत्पादन हो जाता है, तो उनको वहां से खोल के हटा लिया जाता है, उन टहनियों को हटा लिया जाता है। अब बात करते हैं अपन भारत के अंदर कि किस प्रकार से उन्होंने लेयर कल्चर में, जो आर्टिफिशियल के अंदर, देखो अपन ने क्या किया कि अलग पोषक पादपों से उनकी टहनियों को काट काट कर 15 से 30 सेंटीमीटर तक काटा और उनको उनके पोषक पादपों पे बांध दिया, जिससे उनपे अभ्रक पोषण प्राप्त करने के लिए स्वार्मिंग की क्रिया करने लग गए, ठीक है। और जैसे ही उनकी स्वार्मिंग क्रिया कंप्लीट हो गई, लेयर का उत्पादन हो गया, तो उन्होंने क्या कर लिया, उसको जो हार्वेस्टर जो होता है वो वहां से उन टहनियों को खोलकर वहां उस पे से लाख को प्राप्त कर लेता है। भारत के अंदर जो खेती की जाती है और लाख प्राप्त किया जाता है, वो 2 प्रकार की फसलें प्राप्त की जाती है। पहली है कुसुमी, ठीक है, एक तो कुसुमी प्रकार का जो लाभ प्राप्त किया जाता है, और दूसरी जो फसल है वो है रागिनी। ये 2 प्रकार की खेती प्राप्त की जाती है, फसलें प्राप्त की जाती है, जिसके अंदर ये क्रमशः
4 फसलें देती है। कैसे? कुसमी प्रकार की जो होती है वो 2 फसलें देती है, जिसमें क्रम से जो होती है वो होती है, एक तो होती है जेठी, और दूसरी जो होती है इसके द्वारा जो फसल प्राप्त होती है वो होती है आगनी, अघनी। ठीक है। कुसमी के अंदर 2 प्रकार की फसलें प्राप्त होती है, जिसमें होती है एक तो जेठी और एक होती है आगनी। और अपन बात करते हैं रागिनी की। रागिनी के अंदर भी 2 फसलें प्राप्त होती है, एक होती है कार्तिकी, और एक होती है बैसाखी। बैसाखी। ठीक है। ये 2 प्रकार के। अब जो इनका संचलन या जो संचरण टाइम है, इंक्यूलेशन टाइम यानी कि इन पे जो स्वार्मिंग की क्रिया होती है वो कौन कौन से टाइम पे होती है। इसमें जो स्वार्मिंग की क्रिया होती है या संचरण की जो इंक्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है जून से जुलाई। बैसाखी के अंदर जो होती है वो होती है अक्टूबर से नवंबर। सॉरी, ये उल्टा हो गया। कार्तिकी के अंदर जो होती है वो होती है जून से जुलाई। ठीक है। बैसाखी के अंदर होता है वो होता है अक्टूबर से नवंबर। कुसमी या जेठी के अंदर जो होती है वो होती है जनवरी से फरवरी। और आघानी या आषाढ़ जिसे अपन कहते, सॉरी, एक मिनट ये देखना पड़ेगा आगानी के अंदर। हाँ, इसमें जो होती है वो होती है जनवरी से फरवरी। नहीं, जुलाई से अगस्त। अब संचरण, ये इंक्यूलेशन क्या होती है इसको देखो। स्वार्मिंग के लिए जो इनकी फर्स्ट स्टेज जो स्टार्ट होती है, यानी कि इनमें जो स्वार्मिंग क्रिया स्टार्ट होती है वो कौन सी समय में होती है? जनवरी से फरवरी, जून से अगस्त, या जुलाई से अगस्त, जून से जुलाई, और अक्टूबर से नवंबर। ठीक है। अब देखो, इनसे जो खेती प्राप्त होती है, यानी कि जेठी जो होगी वो अपन को कब प्राप्त होगी? जेठी फसल कब प्राप्त होगी? कुसमी के अंदर वो जेठी फसल जो प्राप्त होगी वो होगी अपन को जून से जुलाई। यानी कि इनकी जो हार्वेस्टिंग पाथवे है या जो पीरियड है वो अपन को कब होगा? तो हार्वेस्टिंग पीरियड, यानी कि किस समय ये फसलें अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो जेठी जो फसल है वो अपन को कब हो जाएगी? जब इनमें जो इंक्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है जस्ट उससे 6 महीने बाद। तो 6 महीने की बात करते हैं तो जून से जुलाई के अंदर ये फसल प्राप्त हो जाएगी। और जेठी का मतलब अपने हिंदी महीने जो होते हैं, जैसे कि चैत्र, बैसाख, साठ, सावन, आसो, ठीक है, वो वाले जो होते हैं ना उसमें होता है। तो जेठी जो ज्येष्ठ का जो महीना आता है, और ज्येष्ठ का जो महीना आता है वो कौन से महीने के बीच में आता है? जून से जुलाई के महीने के बीच में आता है। अब है आघनी। जो आघनी जो होता है, आसोज का जो महीना होता है। अच्छा,
महा महा जो आता है मंगसर का, सॉरी एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, देख के कौन सा महीना था, मेरे को भी हिंदी में नहीं याद नहीं है। हाँ, जो माघ का जो महीना आता है ना उसके अंदर, तो जून से जुलाई से अगस्त, यानी कि अगली जो होगी वो होगी जनवरी से फरवरी, यानी कि जो अपन को आगामी, या इसको अपन कहें तो माघ का जो महीना होता है ना उसके अंदर जो फसल प्राप्त होती है, और माघ का जो महीना होता है वो जनवरी से फरवरी के बीच में आता है। ठीक है, फिर यहां देखो कार्तिकी, कार्तिकी मतलब यानी कि जो अभी आने वाला होगा, ठीक है, जिसे अपन कार्तिक मास जो कहते हैं, तो ये जो होगा वो होगा अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर। फिर बैसाख का महीना जो होता है वो कब होता है, मई से जून, मई से जून के बीच में बैसाख का महीना आता है, उस वक्त ये बैसाखी फसल प्राप्त होती है। ठीक है, तो अपन कहें कि अक्टूबर से नवंबर और मई से जून के बीच में जो फसलें प्राप्त होती है वो तो किसमें आती है, रागिनी के अंदर आती है। और जून से जुलाई और जनवरी से फरवरी, यानी कि अगले 6 महीने में, अगले 6 महीने में जो फसलें प्राप्त होती है वो तो हो गई जनवरी से, जून से जुलाई और जनवरी से फरवरी के बीच में जो फसलें प्राप्त होती है दोनों, वो कौन सी हो गई, कुसमी फसलें। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अपन कहें कि अब इससे जस्ट 6 महीने बाद इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जेठी फसल के अंदर अगर अपन कोई लेख ले रहे हैं, ठीक है, इस लेख से प्राप्त होने वाली जो फसल है उससे यानी कि जो लार्वा निकलेगा, उस लार्वे के अंदर स्वार्मिंग स्टार्ट होगा, वो अगले 6 महीने बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इससे देखो, अब देखो कैसे, यहां से जून से फरवरी, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये 6 महीने हो गए। ठीक है, देखिए जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर, सॉरी सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर, ये हो गए 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 महीने बाद में इसकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी वो कौन से महीने में आएगी, जनवरी से फरवरी के बीच में, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं जून से जुलाई, तो अगर अपन बात करें जुलाई की तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 6 महीने हो जाएंगे, और फरवरी से नई जनरेशन इसकी आ जाएगी। तो इसके बीच में तो अपन ने, जब अपन ने इसकी लाइफ साइकिल देखे थे, तो अपन ने कहा था कि जो जुलाई या जो स्टार्टिंग के महीने में जो फसल होती है उसके बीच में, यानी कि एक साल में अपन 2 फसल प्राप्त करते हैं। तो अगर अपन बात करें जुलाई में कोई फसल प्राप्त कर रहे हैं, तो अगली फरवरी में उसकी 6 महीने बाद फरवरी से उसकी फसल दूसरी प्राप्त हो जाएगी, दूसरी फसल अपन तैयार करना स्टार्ट कर देंगे, और आने वाली जुलाई तक, फिर फरवरी से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जून तक कितने हो जाएंगे, 6 महीने हो जाएंगे, और वहां से ये फसल वापस स्टार्ट हो जाएगी जुलाई वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से एक साल में 2 फसल प्राप्त करते हैं, जिसके अंदर एक तो आती है कुसुमी और एक आती है रागिनी। ठीक है, जिसका इंक्यूलेशन टाइम तो होता है जेठी का तो जनवरी से फरवरी, आगानी का जो होता है जुलाई से अगस्त, कार्तिकी का जो होता है जून से जुलाई, और बैसाखी का जो होता है वो कब होता है, अक्टूबर से नवंबर। अब इनकी जो हार्वेस्टिंग पीरियड जो होता है उनका, यानी कि उनसे फसलें प्राप्त करने का जो टाइम होता है वो होता है, जेठी का तो होता है जून से जुलाई, आगानी का जो होता है वो किसमें होता है, जनवरी से फरवरी, कार्तिकी का जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर, और बैसाखी का जो होता है मई से जून। ये हो गए अपने यहाँ इसकी कल्टीवेशन कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके, अपन बात कर रहे थे आर्टिफिशियल कल्टीवेशन, तो आर्टिफिशियल कल्टीवेशन के अंदर अपन इसके सबसे मेन जो रीजन ये है कि इसके जो प्राकृतिक पोषक पदार्थ होते हैं उनका धीरे धीरे अतिदोहन होने लगा है। अतिदोहन होने के कारण इनके जो पोषक पदार्थ है उनमें कमी आने लगी है,
और इस कमी से निपटने के लिए अपन ने इसके अलग अलग उपयोग निकालने की व्यवस्था की है, जिसमें अपन ने एक तो किया है कि किसी एक पादप पे जिसपे अपन इनका कल्टीवेशन कर रहे हैं, इनकी खेती कर रहे हैं, ठीक है, उस पे अपन को फसल प्राप्त होने के बाद में अपन ने क्या किया है कि लाख इंसेक्ट जो है उसका अपन ने क्या किया, संवर्धन, उसको कंजर्वेशन करने लग गए। दूसरा एक विधि आती है क्यूपी विधि या क्यूपे विधि। क्यूपे सिस्टम, इस क्यूपे सिस्टम में क्या किया कि जो इनके जो प्राकृतिक क्षेत्र है, यानी कि इनके जो पोषक पादपों का जो क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र है, जैसे कि अपन मान ले कि लगभग 10 किलोमीटर के अंदर इनका पोषक पादपों का क्या है, क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या किया, उप भागों में बांट दिया, ए बी सी और डी। इसको देखना क्यूपे सिस्टम को, अपन आर्टिफिशियल कल्टीवेशन में पढ़ रहे हैं वो है क्यूपे सिस्टम। क्यूपे सिस्टम एक तो था कि उसका संवर्धन करने लगे, उनका कल्चर करने लगे। कैसे कि एक बार उनकी प्राप्त की फसल और वहां से अपन ने क्या किया कि लेग इंसेक्ट को तो हटा दिया और जो उनके पोषक पादप थे उनका संवर्धन करने लगे, उनको कल्चर करने लगे, यानी कि उनको उस पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं करना बंद कर दिया, ठीक है। अब दूसरा था जो पोषक पादपों के क्षेत्र को, एक बड़ा क्षेत्र है उसको छोटे छोटे उपभागों में बांट दिया। कैसे, देखिए यहाँ पे अपन ने सबसे पहले क्या किया, कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया और कल्टीवेशन कर जाने के बाद अपन को जैसे ही फसल प्राप्त हुई, यहाँ के इंसेक्ट को उठा के बी भाग में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे अब अपन ने कल्टीवेशन करना छोड़ दिया, ठीक है। इस वक्त यहाँ पे अपन कोई खेती नहीं कर रहे और यहाँ पे खेती हो रही है इसकी, और यहाँ के जो प्लांट थे उनमें क्या कर रही है, उस वक्त उनमें ग्रोथ हो रही है, यानी कि वो मैच्योर हो रहे हैं, वापस उनमें उनके पोषण पादपों की गुणवत्ता बढ़ रही है, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे अपन ने कल्चर स्टार्ट कर दिया और यहाँ से जैसी खेत प्राप्त हुई, यानी कि फसलें जो प्राप्त हुई अपन को कोई किसी भी टाइप की, उसमें हुई है रागनी प्रकार की हुई, उसको फसल प्राप्त होने के बाद में यहाँ से उन इंसेक्ट को उठाकर सी में डाल दिया, दूसरे उपभाग में डाल दिया और वहां पे उनकी खेती करने लगे। जबकि यहाँ के प्लांटों में क्या करने लगे, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनको संवर्धित करने लग गए। और ऐसे ही जब यहाँ की खेती प्राप्त हुई तो यहाँ से इंसेक्ट को उठाकर यहाँ पे डाल दिया और इन पादपों को सुरक्षित छोड़ दिया, सुरक्षित रहने के लिए, उनमें गुणवत्ता बढ़ने के लिए उनको ऐसे ही पोषक पदार्थ उनको अवेलेबल करवाने लगे। यहाँ से जैसे होगा फिर उनको ए में, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, इस प्रकार से क्रमिक रूप से उनमें खेती करने लगे, ठीक है। इस प्रकार का मेथड यहाँ पे यूज करने लगे। अब है शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ लेयर। या प्रोसेजन ऑफ लेक एंड, इसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन ऑफ लेक। इसमें जब अपन लाख प्राप्त करने के लिए जो टहनियां होती है और उन टहनियों के अंदर जो अपन बात किए थे, जो लेक के जो पिंड बन जाते हैं, छोटी छोटी जो समूह बन जाते हैं, उनको तो क्या कहा, लेक स्ट्रिक कहा था। और इसके अंदर जो एग्स प्रेजेंट होते हैं उनको दोनों को मिलाकर ब्रूड लेक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रूड लेक यानी कि कहने का मतलब यह है कि पोषक पादपों की वह शाखा जो अंडों के साथ साथ लाख से भी युक्त होती है, ठीक है। यानी कि ऐसी शाखाएं जिनपे एग तो है ही, एग के साथ साथ उसपे लेग भी प्रेजेंट है, उनको क्या कहते हैं, ब्रूड ऑफ लेग का नाम से जाना जाता है, ब्रूड ऑफ लेग।
के नाम से जाना जाता है। ब्रूड ऑफ लेक एवं लाख को ब्रूड या स्ट्रिक, और जो लाख होती है उसको ब्रूड या स्ट्रिक के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम टहनी से स्ट्रिक जो, अब अपन इसका प्रोडक्शन कैसे करें, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ लेग। तो इसका प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले देखो, यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन ब्रूड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेग। तो अपन ने क्या कहा, जिन टहनियों पे एक के साथ साथ लाख प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रूड लेग के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेग यानी कि वहां पे उसके एग है, और ब्रूड यानी कि वो लाहक बन चुका है। तो लाख को तो क्या कहा जाता है, ब्रूड या स्ट्रिक। अब सबसे पहले लाख को प्राप्त करने के लिए किसी भी औजार से उसको खुरच लिया जाता है, वहां से लकड़ी से उसको उठा लिया जाता है, और उसको पानी में साफ करके उसको हवा के अंदर सुखाया जाता है, हेयर ड्राई किया जाता है। उसके बाद में हेयर ड्राई करने के बाद में उनको वापस, उनमें से जो एग होते हैं उनको हटा दिया जाता है, उनका शुद्धिकरण कर लिया जाता है। फिर इसको वापस क्या किया जाता है, एयर के अंदर ड्राई किया जाता है। एयर के अंदर ड्राई करने के बाद इनको, जो एग साफ हो गए, हट गए, फिर सूख जाने के बाद में इनको करते हैं पानी के अंदर गर्म। तो इसके जो एयर ड्राई करने के बाद इसमें क्या किया जाता है, जब इसको प्योरीफाई कर लिया जाता है, ठीक है, जो एग्स वगैरह थे या जो अशुद्धियां थी उसको हटा देने के बाद में, या मर्द जो लार्वा थे और एग को हटा देने के बाद में उनको एयर ड्राई किया जाता है। एयर ड्राई करने के बाद में जो लाख होता है वो सीड के रूप में होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सीड लेग के नाम से पुकारते हैं, या उसको सीड लाख कहते हैं। इस सीड लाख को क्या करते हैं, बड़े बड़े जो कपड़े के थैले होते हैं उनके अंदर डालकर गर्म पानी में उनको गर्म किया जाता है। जैसे ही वो पिघल जाते हैं, तो पिघलने के बाद उनको क्या कर दिया जाता है, उस कपड़े को निचोड़ कर उस कपड़े से छान लिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब जो होता है कि जो कपड़ा है अपने पास उसके अंदर लाख प्रेजेंट होता है, और लाख को गर्म किया जाता है जिससे वो द्रवित अवस्था में या लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड फॉर्म में जैसे ही आता है तो उस कपड़े को निचोड़ दिया जाता है, जिससे लाख उसमें से छनकर बाहर निकलता है, और जो छनकर बाहर निकलता है वो कहलाता है प्योर लेग, ठीक है, शुद्ध लाख जो लाख कहलाता है। जो छनकर बाहर आता है उसको प्योर लेग कहते हैं, और जो कपड़े के अंदर अशुद्ध लाख बच जाता है जिसमें अशुद्धि होती है उसको कीरी लाख के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ये हो गया उसका। अब जो अपने पास प्योर लाख होता है उसको क्या कर लिया जाता है, छोटे छोटे बटन लाइक साचे होते हैं जिसमें डालकर उसको बटन शेप दे दी जाती है, ठीक है, या फिर बटन जिन्हें बटन लेग कहते हैं, और या उसकी तैयार कर ली जाती है सीड्स, ठीक है, जिनको सीड लेग के नाम से बुलाते हैं। अब इन दोनों को क्या करते हैं, गर्म पानी के अंदर डाला जाता है। गर्म पानी के अंदर जैसे ही डालोगे तो यहां से प्राप्त होते हैं ऑरेंज रंग का लाख प्राप्त होता है जिसे कहते हैं सील लेग, ठीक है। ये सेल लेग अपने उत्पादन के लिए सर्वोत्तम लाख होता है, ठीक है। आज जो अपन बात करते हैं भारत की, तो भारत के अंदर लगभग पूरे विश्व का 50 से 60% लाख प्राप्त किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, जो लगभग 3 लाख मेट्रिक टन के आसपास है। 3 लाख मेट्रिक टन के आसपास इसका उत्पादन होता है। भारत के अंदर 1925 में
1925 में एक इंस्टीट्यूट का उत्पादन हुआ या ओरिजिन हुआ, जिसको कहते हैं इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका आज भी ये इस वर्तमान समय में भी उचित गुणवत्ता वाला लाख उत्पादन करता है और सर्वोच्च में उसकी गुणवत्ता होती है। आज भारत के अंदर लगभग 30% से 40% भारत के अंदर यूज करने के बाद भी लाख का जो उत्पादन है वो व्यापारिक एक व्यवसाय के रूप में बदल चुका है। और आज भारत के अंदर उपयोग के साथ साथ ये विदेशी मुद्रा कमाने में भी एक बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूज किया जाता है और इसका निर्यात उचित मोटे तौर पे भारत से किया जाता है, निर्यात के रूप में इसमें इसको किया जाने लगा है। अब अपन जो ये यहाँ तक अब आज अपन का जो लाख कल्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे आगे एपीकल्चर, ठीक है, यानी कि जो अगली क्लास होगी वो अपनी होगी एपीकल्चर के ऊपर। एपीकल्चर का अर्थ जो होता है वो होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन के अंदर जो अपन बेस्ट स्पीसीज जो लेते हैं वो एपिस इंडिका लेती है, एपिस इंडिका नामक जो स्पीसीज आती है आर्थ्रोपोडा की, उसको लेते हैं। और अभी जो अपन लाख इंसेक्ट पढ़ रहे थे वो किसमें था, लेसिफेरा इंडिका या लेसिफेरा लेका के नाम से जाने जाने वाली स्पीसीज का सर्वोत्तम अपन यूज करते हैं। तो लेक कल्चर के अंदर जो अपन स्पीसीज यूज ले रहे थे लेसिफेरा लेका, इसका यूज कर रहे थे, ठीक है। ये सर्वोत्तम उच्च गुणवत्ता वाला लाख उत्पादन करती है। अब बात करते हैं अपन एपीकल्चर की। तो एपीकल्चर के अंदर अपन लेते हैं एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जहां शब्द आ जाता है वो कहां की होती है, स्पीसीज इंडिया की, ठीक है। एपिस इंडिका एक उत्तम गुण वाली स्पीसीज होती है मधुमक्खी की, जो मधु या हनी का प्रोडक्शन करती है और इसका व्यवसाय के साथ साथ औषधियों के अंदर भी इसका यूज करते हैं। तो अपन जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास एपीकल्चर पार्ट फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो किसमें, मधुमक्खी के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक समुदाय में रहने वाला, समाज बनाकर रहने वाला जीव होता है। और ये दोनों ही लेसिफेरा इंडिका और लेसिफेरा लेका और एपिस इंडिका दोनों ही कौन से फाइलम के हैं, आर्थ्रोपोडा के, ठीक है। और दोनों ही कौन से वर्ग के हैं, इंसेक्टा के, ठीक है। तो याद रखना जब भी क्लासिफिकेशन आए तो आर्थ्रोपोडा और इंसेक्टा के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो होते हैं इंसेक्टा वर्ग के अंदर कि उनके ऊपर सीलिएटेड हेयर पाए जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, अपन जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे एपीकल्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अपनी होगी एपीकल्चर, ओके।